नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट हमेशा किया करो आप लोग वीडियो देखने के बाद, कैसा लगा वीडियो कमेंट में आपको लिखना है। और आज हम लोग बात करेंगे बल के बारे में, गति के नियम क्या हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। गति क्या होती है, चाल क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है, उसको हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप लोग देखो, बहुत ही अच्छा और बेस्ट कंटेंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं बल की। बल होता क्या है, किस प्रकार से हम लोग उसको समझ सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें बल के बारे में, हमारे पास फोर्स क्या होता है। नॉर्मल सी हम लोग बात करते हैं फोर्स की। फोर्स या फिर बल होता क्या है, हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, हमारे पास क्या है, कोई भी एक यदि बॉडी है, उस बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, उसकी बॉडी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें ले जाना है। ये बॉडी ए है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उस समय हम लोग कार्य करेंगे। पर यदि उस बॉडी में कोई परिवर्तन करना है और उस पर जो भी बाह्य हमारे पास आकार, या जैसे हम लोग कह सकते हैं बाहर से जो भी कोई हम प्रभाव डालते हैं उस बॉडी पर और वह प्रभावित हो जाती है, इफेक्टेड हो जाती है, वह क्या होता है, बल कहलाता है। जैसे हमारे पास ये बॉडी है, हमने इस पर कोई भी क्या दिया है, प्रभाव लगाया। प्रभाव यानी अपनी ओर से कोई भी एफर्ट लगाया। क्या लगाया? एफर्ट। और इस एफर्ट के कारण ही जो उस स्थिति में परिवर्तन आया, तो उसको तो हम लोग कहेंगे विस्थापन। पर जिसने इसको परिवर्तित किया, यानी जिस एफर्ट के कारण यह बॉडी में चेंज आया, परिवर्तन हुआ, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बल। तो बल की हम लोग परिभाषा के तौर पर कैसे समझ सकते हैं? बल की परिभाषा के रूप में हम लोग इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे, वह क्या कहलाता है, हमारा बल कहलाता है। जैसे हमारे पास कोई भी एक दीवार है, अब हमारे पास ये क्या है, एक प्रकार दीवार है, और ये क्या है, हमारे पास घर बना हुआ है, और हमने इस दीवार पर, जो मोटी दीवार है ये, इस पर बाहर से हमने क्या लगाया, एफर्ट लगाया। और उस समय हमने जो भी इसमें परिवर्तन कर देंगे तो हमारे पास वह बल होगा। और यदि एफर्ट लगाने के बाद इसमें कोई चेंज नहीं हुआ तो वहाँ पर कार्य से रिलेटेड हो जाता है। यानी हम लोग यदि किसी वस्तु में परिवर्तन कर दें तो किसके कारण परिवर्तन करेंगे, बल के कारण। कितना परिवर्तन हुआ या फिर नहीं हुआ, यह कार्य होगा। और यदि परिवर्तन हो गया है तो कितना, उसको हम लोग कार्य कहेंगे। और परिवर्तन नहीं हुआ है बल लगाने पर, तो वहाँ एनर्जी से रिलेटेड हमारी एक पॉइंट आ जाता है जब कार्य ऊर्जा हम लोग पढ़ेंगे, कि हम किसी दीवार पर बल लगाते हैं तो उस स्थिति में या उस दीवार की स्थिति में यदि कोई परिवर्तन ना हो तो क्या ऊर्जा शून्य है या खर्च हुई या फिर नहीं हुई। तो हमारे पास उस समय ऊर्जा, एफर्ट खर्च होता है, वर्क हमें नहीं मिलता। तो ये कार्य, ऊर्जा, शक्ति एक रिलेटेड पॉइंट है, ये बल के द्वारा ही समझे जाते हैं। तो थोड़ा सा जोड़कर मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, और जब कार्य ऊर्जा पढ़ेंगे तब भी मैं वापस से आपको बताऊंगा। तो हमारे पास जो भी एफर्ट हम लोग लगाते हैं तो वह ही क्या होता है, हमारे पास बल होता है। और बल क्या है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल हम लोग कहते हैं। और यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखवा तो मैं यहाँ पर इसको दूंगा, पर जब हम लोग न्यूटन की गति का दूसरा नियम पढ़ेंगे वहाँ से बल का फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है। तो नॉर्मल तौर पर आप लोग इसको समझना चाहो तो बल बराबर हमारे पास F बराबर क्या होता है, ma होता है।
ma का मतलब है कोई भी हमारे पास द्रव्यमान है, बॉडी है जिसका द्रव्यमान m है। और यदि हम लोग कह सकते हैं a क्या है, a है त्वरण। यदि हमारी बॉडी कैसी है, रेस्ट में है और उसमें हमने परिवर्तित कर दिया तो क्या होगा, हमारे पास बल होगा। और त्वरण क्या होता है, यदि किसी बॉडी में के वेग में परिवर्तन हम लोग करते हैं तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण। तो फॉर्मूला तो हमारे पास F बराबर ma होता है। किस प्रकार से एग्जाम में यहाँ से सवाल बनेगा उसके बारे में भी बात करेंगे, पर नॉर्मल तरीके से आप लोग समझना चाहो तो हमारे पास क्या होता है, F बराबर ma। और इसका मात्रक क्या होता है, SI पद्धति में न्यूटन होता है। और यदि इसको यूनिटों में अलग अलग निकालना चाहो तो m का यानी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर हमारे पास क्या होता है, न्यूटन। अब हमारे पास आते हैं कि बल कितने प्रकार के होते हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो बल हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं उनके नाम भी मैं आपके लिए लिखूंगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, वैद्युत चुंबकीय बल है, दुर्बल नाभिकीय बल है, प्रबल नाभिकीय बल है। कहाँ कहाँ पर कौन सा कार्य करता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बल हमारे कितने प्रकार के होते हैं, बल 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। 4 प्रकार के बल हैं। कौन कौन से हैं उनके हम लोग नाम लिखेंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग उसकी बात करते हैं। बल के 4 प्रकार कौन कौन से हैं उनके हम लोग बात करते हैं। देखो हमारे पास 4 बल कौन से हैं। पहले की अब बात हम लोग करें तो पहला बल होता है हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। और यदि हम लोग ये बात करते हैं कि होता कहाँ पर है, ये इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, तो हमारे पास जो भी अर्थ है और ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो किस बल के कारण टिका हुआ है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही टिका हुआ है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। कोई भी हमारे पास जैसे पृथ्वी है और पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो किसके कारण करती है, वह ही क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। इस बल के कारण ही पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो कहाँ पर पाया जाता है, ये पिंडों के मध्य है, ग्रहों के मध्य है, या फिर जो भी हमारी पृथ्वी है प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती है। किस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित इस बल के कारण ही करती है। इस बल के कारण ही करती है। और एग्जाम में किस प्रकार से सवाल आएगा, ये सवाल आएगा पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो किस वहाँ पर कौन सा बल कार्य करता है, तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। इस बात को आप लोग याद रखना। और उसके बाद हम लोग बात करें कि दूसरा बल हमारे पास कौन सा है, तो दूसरा बल है हमारे पास विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, और इसका हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब हम लोग यहाँ पर यह कहाँ कार्य करता है, तो जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं, आवेश होते हैं विपरीत प्रकृति के, तो वह विपरीत प्रकृति के अपने
एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे हमारे पास हम लोग बात करें, हमारे पास ये चुंबक है, हमारे पास क्या है, चुंबक। इसका एक पोल कैसा है, नॉर्थ पोल है, और एक पोल कैसा है, साउथ पोल है। और एक हमारी दूसरी चुंबक है, तो एक पोल हमारा इसका नॉर्थ है, दूसरा इसका साउथ है। अब यदि हम लोग बात करते हैं, ये जो विपरीत हमारे पास पोल वाले हिस्से हैं, ये क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे की ओर जुड़ जाएंगे, आपस में पास पास आ जाएंगे। तो इनके मध्य जो बल लगता है वह कौन सा होता है, विद्युत चुंबकीय बल ही होता है। और हम लोग आवेश की बात करते हैं, जैसे एक माइनस का आवेश है, एक प्लस का आवेश है, और उसके बाद एक माइनस का आवेश है, एक प्लस का आवेश है। तो ये जो माइनस माइनस वाले आवेश, माइनस और प्लस वाले आवेश हैं, एक दूसरे की ओर क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। यह किसके कारण होता है, यह होता है विद्युत चुंबकीय बल के कारण। तो इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबक में दो विपरीत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। ये यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि हमारा विद्युत चुंबकीय बल कौन सा है, तो जो भी विपरीत आवेश हैं उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल है। जो पोल हैं उनके मध्य आपस में लगने वाला जो बल है वो क्या होता है, हमारा विद्युत चुंबकीय बल ही कार्य करता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दुर्बल नाभिकीय बल कहाँ कार्य करता है, उसके बारे में लिखेंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम दूसरे बल कौन से हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमारे पास बल हैं दूसरे, दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल हमारे पास दुर्बल नाभिकीय बल होते कौन से हैं उनके बारे में हम लोग बात करें तो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ जब हमारे बीटा कणों में, अल्फा कणों में या गामा कणों के रूप में टूटते हैं, वह रेडियो एक्टिव पदार्थ के मध्य जो बल कार्य करता है, उनके अणुओं के मध्य जो छोटे से जीवन काल के लिए वर्क करता है बल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल हम लोग उसको कहते हैं। जैसे हम लोग इसको परिभाषा में किस प्रकार और अच्छे से समझ सकते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थों से, रेडियो एक्टिव पदार्थों से बीटा किरणें निकलती हैं, और जो कण इस दौरान टूटते हैं, उनके मध्य लघु जीवन काल के लिए लगने वाले बल को
दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल कहते हैं। इसका मतलब ये लिखा हुआ है, जो भी हम लोग परमाणु भट्टी में रेडियो एक्टिव पदार्थों का प्रयोग करते हैं और वह जो कण टूटते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ के कण अलग होते हैं, एनर्जी के रूप में एनर्जी हमें देते हैं और उनसे बीटा किरणें, अल्फा किरणें या फिर गामा किरणें निकलती हैं। तो जो अणु टूटते हैं उनके मध्य जो लगने वाला बल है, उससे पहले, टूटने से पहले जो भी बल लगा हुआ है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल हम लोग उसको कहते हैं। और यह जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे लगभग 10 की पावर 25 गुना अधिक होता है। कितना गुना अधिक है? उससे लगभग 10 की पावर 25 गुना अधिक स्ट्रोंग बल होता है जो दुर्बल नाभिकीय बल है। और ये किसके मध्य कार्य करता है? रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं उसके जो कण हैं वो टूटने से पहले यानी एनर्जी देने से पहले जो उनके मध्य बल लगा होता है, उन अणुओं के मध्य, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? दुर्बल नाभिकीय बल। और यह गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना अधिक है? 10 की पावर 25 गुना अधिक है। दूसरा है हमारे पास प्रबल नाभिकीय बल। उसका क्या कार्य है और कहाँ पर लगता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हमारे पास लिखा है ये क्या? प्रबल नाभिकीय बल की हम लोग बात करते हैं। प्रबल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल हमारे पास कहाँ कार्य करता है? जो नाभिक होता है, हमारे पास परमाणु हैं और परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है परमाणु के अंदर। और इस परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, उस नाभिक के मध्य लगने वाले बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबल नाभिकीय बल हम लोग उसको कहते हैं। और हमारे पास उस नाभिक में कैसे हम लोग इसको परिभाषा में समझ सकते हैं? देखो, हमारे पास परमाणु के मध्य क्या क्या होते हैं? परमाणु के मध्य क्या होता है? परमाणु के मध्य होता है हमारे पास नाभिक। क्या होता है? नाभिक। और इस नाभिक में क्या होते हैं हमारे? इस नाभिक में हमारे क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे इसमें उपस्थित होते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं जो इस प्रकार, यानी ये जो आपस में जुड़े रहते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़े रहते हैं, वो किस बल के कारण जुड़े रहते हैं? वो प्रबल नाभिकीय बल के कारण ही जुड़े रहते हैं। तो हमारे पास इसकी परिभाषा में आप लोग इसको समझना चाहो तो परिभाषा होती है, नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, नाभिक के बीच दो प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के मध्य लगने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल होता है। प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। इस बात को आप लोग याद रखना। क्या कहलाता है? प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर किसके बारे में बात करते हैं? यह बहुत ही अति लघु परास बल है, यानी बहुत ही कम डिस्टेंस होती है इसके मध्य है। तो ये जब कम से कम डिस्टेंस होगी तो सबसे अधिक स्ट्रोंग होगा ये। जैसे हमारे पास एक कण ये है और एक कण ये है, इनके मध्य जो बल लगता है वो कैसा होगा? कमज़ोर। और जब ये पास पास आ जाएंगे तो इनके मध्य जो भी बल लगेगा, बल कार्य करेगा इनको मिलाने के लिए, वह क्या हो जाएगा? कम परास का, कम दूरी का। तो इनकी आकर्षण क्षमता अधिक हो जाएगी। तो ऐसे ही यह बहुत कम यानी अति लघु परास के बल हैं, इनके मध्य कम दूरी होती है तो यह स्ट्रोंग भी अधिक होंगे।
और यह यदि बात करें दुर्बल नाभिकीय बल से, तो दुर्बल नाभिकीय बल से 10 की पावर 38 गुना अधिक स्ट्रोंग है, यानी इनके पास अधिक पावर है इसको पकड़ने की। और यदि गुरुत्वाकर्षण बल से हम लोग बात करें तो 10 की पावर 38 गुना है, और हम लोग बात करते हैं दुर्बल नाभिकीय बल से तो 10 की पावर 13 गुना अधिक स्ट्रोंग बल कौन सा है, हमारे पास प्रबल नाभिकीय बल होता है। कोई ऐसे बड़ी चीज़ नहीं है ये, आपको केवल और केवल कभी पूछ ले बल के कितने प्रकार हैं, 4 हैं, कौन से हैं, उनको मैंने परिभाषित आपके साथ किया है। तो अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, न्यूटन की गति के नियमों के बारे में। क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होता है, या इनर्शिया क्या है, प्रथम नियम क्या है, किस पर बेस्ड है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो पहले, उसके बाद हम लोग उसकी बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका। न्यूटन की गति के नियम, कितने नियम होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं। प्रथम नियम क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, द्वितीय नियम क्या है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, और तृतीय नियम क्या है उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। यदि हम लोग बात करते हैं प्रथम नियम की, तो प्रथम नियम हमारा किस से रिलेटेड है, एक शब्द हमारे पास आता है इनर्शिया, या जिसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व। एक जड़त्व को समझना बहुत ही ज़रूरी है, और कंट्रोवर्सी टाइप का होता है ये जड़त्व। एक पूरी फोटो में भी उसकी डाल दूंगा कि किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है जड़त्व को, समझा भी मैं आपको दूंगा, परेशान आप लोग उसको मत होना। जो कम्युनिटी होती है यूट्यूब की, वहाँ पर मैं आपके लिए उसको पोस्ट भी कर दूंगा। इतना जो हमारे पास लिखी हुई है परिभाषा, और उसको अच्छे से वहाँ पर समझाया गया है लिखकर, बाकी मैं आपके लिए समझाने के लिए हूँ ही, परेशान आप लोग मत होना। तो गति के नियम की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, गति के नियम की। गति के नियम, तो गति के नियम कितने हैं हमारे पास, गति के किसके नियम हैं ये, किसने दिए, तो न्यूटन के हैं ये। न्यूटन ने इनको, या ऐसे समझ लो बस, न्यूटन के हैं ये गति के नियम। अब यहाँ पर हमारे पास कितने नियम हैं, इसके 3 नियम हैं, और 3 कौन कौन से हैं, प्रथम नियम है, दूसरा कौन सा है, द्वितीय नियम है, और तीसरा कौन सा है, तृतीय नियम है। ये हो गए तीनों नियम, बस हो गए कंप्लीट, है ना। ऐसे मत आप लोग सोचना। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्रथम नियम की। प्रथम नियम होता क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ समझते हैं। हमारे पास एक शब्द आता है जड़त्व, उसको भी हम लोग कंपेयर करके समझते हैं। जड़त्व आता है हमारे पास एक शब्द, और उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इनर्शिया। जड़त्व क्या है पहले आप लोग इसको समझो। हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, उस बॉडी पर हम लोग बाहर से कोई भी बल लगाते हैं, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा या फिर नहीं होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उस बॉडी पर। और यदि उस बॉडी का द्रव्यमान अधिक है तो उस बॉडी में परिवर्तन नहीं होगा, और यदि उस बॉडी का द्रव्यमान कम है तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। पर उससे पहले इस बात पर भी डिपेंड करता है उस बॉडी में होने वाला परिवर्तन कि उसमें घर्षण कितना है, उसके सतह के मध्य घर्षण कितना है, जिससे बल लगाया जाए और उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए। जो भी हम लोग जैसे बात करते हैं किसी बॉडी पर, हमारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी पर हमने क्या लगाया, बल लगाया, और बल लगाने के बाद यदि वस्तु में परिवर्तन हुआ, जो उससे पहले एक ऐसी कंडीशन आती है जब हम लोग बल लगाते हैं तो परिवर्तन नहीं होता है, थोड़े समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए विरोध भी होता है उसका। जो भी बहुत कम समय के लिए विरोध होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वह विरोध जड़त्व के द्वारा ही किया जाता है। यदि कोई बॉडी गति की अवस्था में होती है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन का भी विरोध होता है, वो विरोध किसके कारण होता है, वो जड़त्व के कारण ही होता है।
यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है और उस पर बल लगाया जाता है और बल लगाने के बाद उसकी स्थिति में परिवर्तन होने के लिए उससे पहले जो भी कार्य होता है, जो भी कार्य करता है उसके मध्य, वह ही क्या होता है, जड़त्व होता है। और जड़त्व कोई भी बल नहीं होता है, यह केवल और केवल उसके द्रव्यमान पर और उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। जो हमारे पास पिंड है, बॉडी है, उस पर डिपेंड करता है हमारा जड़त्व। और सेम परिभाषा के तौर पर हम लोग प्रथम नियम से इसको जोड़ते हैं। जैसे परिभाषा के तौर पर हम लोग बात करें प्रथम नियम की, प्रथम नियम क्या कहलाता है, यदि कोई वस्तु या पिंड गतिमान अवस्था में है या फिर स्थिर अवस्था में है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता ज़रूर होगी। और यदि बाह्य बल नहीं लगाते हैं तो उसमें स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यह कौन सा नियम कहता है, यह प्रथम नियम कहता है। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही बनी रहेगी। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी। जब तक हम उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगाते हैं तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह प्रथम नियम कहता है। और ये किससे रिलेटेड है, ये जड़त्व से रिलेटेड है। प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। और कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं प्रथम नियम के, गति से संबंधित भी मैं आपके लिए बताऊंगा। नियम गति से संबंधित कैसे आते हैं, विराम से संबंधित कैसे आते हैं, और यदि दिशा परिवर्तित होती है तो वहाँ पर इसके उदाहरण एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो हमारे पास जड़त्व को तो आप लोग समझ गए होंगे, जो प्रथम नियम से ही रिलेटेड है। जड़त्व कोई बल नहीं होता, इस बात को आप लोग नोट कर लेना। यह वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का तो विरोध करता ही करता है, पर बहुत कम समय के लिए, और डिपेंड किस पर होता है, द्रव्यमान पर और वस्तु की प्रकृति पर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है तो उस बात को आप लोग याद रखना, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यह एग्जाम में पूछता है कि जड़त्व किस राशि पर निर्भर करता है, तो उस राशि का नाम होगा द्रव्यमान। ये बात आप लोग याद रखना। वैसे वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है, पर वस्तु की प्रकृति कोई एक राशि नहीं है। राशि कौन सी है, द्रव्यमान है। कि जड़त्व किस राशि पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। जितना द्रव्यमान का मान अधिक होगा उतने ही जड़त्व का मान अधिक होगा, जितना द्रव्यमान कम उतना ही जड़त्व हमारा कम होगा। प्रथम नियम की हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। प्रथम नियम क्या है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी, विराम में ही रहेगी। और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह डिपेंड किस पर करता है, यह डिपेंड करता है कि बाहर से हमने कोई फोर्स लगाया है या फिर नहीं, और यदि लगा दिया है तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। तो प्रथम नियम
स्थिति में परिवर्तन से संबंधित है। और इसी नियम को ही हम लोग किसका कहते हैं, नियम, बल का नियम भी हम लोग कहते हैं। और बल का नियम हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे बल की परिभाषा हमें मिलती है। कभी आपसे पूछ ले कि बल की परिभाषा किस नियम से मिलती है, तो बल की परिभाषा प्रथम नियम से मिलती है, जबकि बल का गणितीय सूत्र दूसरे नियम से मिलता है। उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो क्या है प्रथम नियम? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहना चाहेगी। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है, वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल न लगाया जाए। यह प्रथम नियम कहता है। और इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? इस नियम को भी गैलीलियो का नियम कहा जाता है। इस नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं। और इस नियम को ही क्या बोलते हैं? इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम कहते हैं। हमारे पास गैलीलियो के नियम से किसको जानते हैं? प्रथम नियम को। जड़त्व के नियम किसको जानते हैं हम लोग? प्रथम नियम को। और हमारे पास बल की परिभाषा किस नियम से प्राप्त होती है? तो बल की परिभाषा भी प्रथम नियम से ही प्राप्त होती है। इस बात को आप लोग याद रखना और लिख भी लेना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बल की परिभाषा किस नियम से प्राप्त होती है? प्रथम नियम से। प्रथम नियम से प्राप्त होती है। और इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, कैसे हम लोग इसको समझते हैं? 3 प्रकार के इसमें एग्जाम्पल शामिल होते हैं। एक तो विराम का जड़त्व के एग्जाम्पल इसमें शामिल होते हैं, गति के जड़त्व के इसमें एग्जाम्पल शामिल होते हैं, और दिशा परिवर्तन के जड़त्व के एग्जाम्पल यहाँ शामिल होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं मिक्स एग्जाम्पल की, बाकी अलग अलग तो मैं आपके लिए लिखवाऊंगा क्योंकि एग्ज़ाम में अब पूछा जाने लगा है गति के जड़त्व के नियम के उदाहरण कौन से हैं। तो प्रथम नियम के उदाहरण होते हैं वो, पर उनको समझना ज़रूर है क्या क्या होते हैं। जैसे यदि कोई पेड़ है और पेड़ को हिलाने पर उस पर लगे फल कहाँ जाते हैं? नीचे की ओर आ जाते हैं। तो किसका नियम है ये? विराम का है, गति का है? खुद ही आप लोग बताना, बाकी मैं बताऊंगा तो आपको। फिर यदि कोई कार है और या बस है, उसमें बैठा व्यक्ति, बस आगे की ओर चलती है तो व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है, और यदि चलती हुई बस रुकती है तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। यदि कोई बस मोड़ पर मुड़ती है तो व्यक्ति का बाहर की ओर झुक जाना। ये किस नियम के उदाहरण हैं? मतलब गति के हैं या फिर हैं प्रथम नियम के ही, गति के जड़त्व के हैं, या फिर विराम के जड़त्व के हैं, या दिशा परिवर्तन के जड़त्व के हैं? इस टाइप से मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे पास जैसे कोई भी कंबल है, कंबल को जब डंडे से पीटते हैं तो उससे धूल के कणों का अलग हो जाना। यदि कोई धावक है, उसको लंबी छलांग लगानी है तो पीछे से दौड़कर आता है। ये किन किन एग्जाम्पल में शामिल होंगे, उन सभी एग्जाम्पलों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो और कमेंट भी आप लोग किया करो कि कंटेंट कैसा है और समझ में भी आपको आ रहा है या फिर नहीं, उसके बारे में भी आप लोग लिखना। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।